हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 3 साल का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? एसीजी, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, 2019-22, 18-21 और 17 से लेके 20 तक है। तो आप देख सकते होंगे क्वेश्चन में 1 मार्क्स वाला जो है वो हम टिक कर चुके हैं, है ना। तो उसका अब आपको आंसर खोजने के लिए परेशान नहीं होना है, वो लिखा हुआ। ठीक है, तो उसमें तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो 1 मार्क्स में कुछ लेवल वाला भी क्वेश्चन है ना, सेक्शन तक पूछ दिया गया है। ठीक है, और वुमेन डायरेक्टर वाला अगर आप ध्यान देंगे तो 2 साल में वो आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, आप उसको, ये किसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट है, जो लीगल फ्रेमवर्क ये सब है ना, उसके अंडर जो आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगती है। चलिए आइए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है उसे कर लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस, है ना। हेल्प करते हैं ना शेयर होल्डर्स को जानने में, या जो मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है वो देख सकते हैं, है ना। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा कंपनी का, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो देख सकते हैं। क्रेडिटर्स देख सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो सुरक्षित है कि नहीं, है ना। जिनको फिर से लोन देना है, जिसको प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं हम लोगों की, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, किस कैसे पता चलेगा उनको? जब वो ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तब ना, कि हाँ ऑडिट रिपोर्ट ठीक है। रेशियो जो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, या किया हुआ है उसको देख के समझ सकते हैं कि कंपनी को देना चाहिए कि नहीं लोन। ठीक है, तो सबको हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी तरह और भी जो इम्पोर्टेंस है आप लिखिए। अच्छा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो कितना पॉइंट कम से कम लिखेंगे? क्लियर हो गया? एक कंप्लीट पेज लिखिएगा, कोशिश करना। ठीक है, और शुरू में डायरेक्ट ये नहीं करिएगा कि डायरेक्ट हम पॉइंट ही लिख दें, वो 5 पॉइंट। पहले ऑडिट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस पूछा तो पहले हमको क्या करना चाहिए? ऑडिटर रिपोर्ट होता क्या बता देना चाहिए। उससे क्या होगा? आपका आंसर स्ट्रॉन्ग है, लगेगा कोई अच्छे से समझ के लिखते हैं, ऐसे ही आंसर नहीं लिखते। क्लियर हो गया? तो बाकी क्वेश्चन के लिए भी अगर जो चीज का मीनिंग जो पूछा जा रहा है उसका अगर आप मीनिंग भी पहले बता दे तो आपके हित में रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद देखिए, अच्छा एक्सप्लेन भी जरूर करिएगा, कोई पॉइंट लिखिए और उसको एक्सप्लेन भी आप करिए। ठीक है, आंसर कैसे देना है वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं साथ में, ध्यान दीजिए, है ना। इसके बाद देखिए, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। तो आपको याद है हम लोग किए थे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, जिसका नोट्स भेजे थे आपको ना। ठीक है, और इवन आपका आपके बुक में भी है ये। ठीक है, तो ये कौन सा है जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का जो डिफरेंस है, पहले हम लोग जानते हैं ना, पहले बुक कीपिंग होता है तो अकाउंटेंसी का काम खत्म होता है तब ना ऑडिटिंग शुरू होता है। तो उसके बाद तो पहले आपको स्टेटमेंट को समझाना है, फिर लिखा हुआ डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इसको समझा देंगे हम लोग। अच्छा, ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी 2 टर्म लिखा गया तो हम लोग को शुरू कहाँ से करना चाहिए? बुक कीपिंग भी डाल देना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा? ऐसा लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं आंसर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ध्यान से समझिए, इस तरह से अगर आंसर आप करेंगे तो क्या होता है, अच्छा लगता है चेक करने में कि कोई बेसिक से स्टार्ट किया। ठीक है, बेसिक से जब भी आप किसी क्वेश्चन को लीजिएगा ना तो आपके फायदे में वो रहेगा, क्योंकि लगता है उससे कि सामने वाले को अच्छा से पता है। क्लियर हो गया? इसके बाद लिखा हुआ है हाउ डज अकाउंटेंसी डिफर्स फ्रॉम ऑडिटिंग। बता देंगे ना कैसे डिफर, वो तो बस क्या हुआ, हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं ना अपना, और वहां पे कहां तक गए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक गए, है ना। मैनेजमेंट का वो काम है, हमें पढ़े ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, फिर ऑडिटर क्या करते हैं? उसको ऑडिटिंग करते हैं, तो ऑडिटिंग के बारे में फिर हम लोग लिखेंगे कि ऑडिटिंग कैसे डिफर होता है। तो जो डिफरेंसेस वाला कॉलम है वो भी लिख सकते हैं ना हम, तो उसको आप डिफरेंस करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज, है ना। क्लियर हो गया? और फिर बाद में ये भी बता देंगे, क्वालिफिकेशन तो बताएंगे, इसमें कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑडिटर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप जो डिफरेंसेस पढ़ेंगे और ऑडिटिंग का के बारे में जो आप पढ़ के जाएंगे, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उससे आप। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको? कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, हम डिस्कस किए, लगातार चलने वाला ऑडिट को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट। और आपको बोले थे ये जो एक्सप्लेनेशन है वो मेनली किसमें? बुक में। वीडियो में तो हम शॉर्ट शॉर्ट में बता दिए थे ना, कंटिन्यूअस ऑडिट ये होता है, पीरियोडिकल ऑडिट ये होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ये तो अलग अलग है, लेकिन बुक में इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके साथ ही मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखना है तो वो हम लिख देंगे। कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होगा, आपको गलती होगा तो शुरू में ही पकड़ आ जाएगा, तो पूरा साल भर गलती नहीं होगा, वो ऑडिटर बता देंगे कि ये गलती है, ये हो रहा है आपका गलती। तो अब वो क्लर्क या जो अकाउंटेंट है वही पूरा साल भर गलती नहीं करेंगे ना, वो समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, थोड़ा काम उठता है ऑर्गेनाइजेशन का,
ऑडिट भी क्या चल रहा है तो पूरा ध्यान आप काम में तो नहीं होगा, कुछ वहाँ पे भी बार बार वो भी पूछेंगे कुछ कुछ, है ना, जो ऑडिट करने आए। इसी तरह आपको बुक से फिर एक्स्ट्रा है नहीं उसको लिखना है। देखिए 15 मार्क्स के लिए आया है, तो जो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कैसे करेंगे हम लोग, 3 पार्ट में ना, कौन कौन सा, इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद मेन आंसर ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द आंसर या क्वेश्चन जिसको हम लोग आंसर देंगे, और लास्ट में क्या, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये निष्कर्ष तक हम लोग क्लियर हो गया सबको। और अभी मिक्सर कॉपी हम चेक कर ही रहे हैं, पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन हम देखे कुछ लोग पढ़ के जो नहीं आए वो क्या कर रहे हैं, आप दिखा दे रहे हैं कि आपको सही में नहीं आता है ना, आप क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा पैरा में लिख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। पैरा में नहीं लिखिए ऐसे, तो पैरा में लिखना है तो चेंज करिए उसको थोड़ा थोड़ा देर में, बेटर क्या होता है पॉइंट्स में लिखना। क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन क्या है, कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे एसेट्स जो कि बैलेंस शीट में अपीयर करता है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो वेरिफिकेशन के बारे में तो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके साथ ही जो नहीं पूछा गया थोड़ा वो भी लिखना है कि ऑडिटर का क्या ड्यूटीज होता है वेरिफिकेशन, हम लोग लिखे पढ़े हैं इसके बारे में, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या होता है ऑडिटर्स का ड्यूटीज, ठीक है। अब इसमें पूछा गया क्या, बैलेंस शीट के बारे में आपको लिखना है किसका, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। तो बैलेंस शीट जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में अगर आपको लिखना है, उसका बैलेंस शीट के बारे में बताना है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप ऑडिट करेंगे तो क्या देखेंगे, कहाँ से इनकम आता है, एक्सपेंसेस कहाँ से होता है, जो पहले हम लोग डिस्कस किए थोड़ा सा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर किसी संस्थान का ऑडिट आपको दे दिया, जो कि अभी हम लोग आगे दूसरे ईयर के क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस करेंगे, तो कैसे करेंगे, इनकम कहाँ से होता है, क्या स्रोत है, खर्चा कहाँ होता है, लॉसेस कहाँ होता है, फिर उसका क्या एसेट्स, लायबिलिटीज और जो भी कैपिटल के बारे में है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो उसके बारे में हमको संस्थान के बारे में जो मेरा पहले से हम इतना साल से पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंट्स में, कॉमर्स में, जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका जो हम लोग को नॉलेज है वो यूज आएगा अभी आप, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बताइए, एसेट लिखा हुआ है, एसेट को वेरीफाई करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मेन काम है ना, तो वहां पे एसेट मेन कौन सा होगा, जो मैन्युफैक्चर यूज होता है, मशीन होगा ना, बड़ा बड़ा मशीन होगा उसके उनके पास। तो हम लोग को मेन ये क्वेश्चन क्या दिया गया कि ध्यान वहां जाए कि क्या हमको ऑडिट करना है, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, उनके लिए जो फिक्स्ड एसेट को पहले हम लोग क्या, अभी क्या बोलते हैं, नॉन करेंट, क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स ना, तो नॉन करेंट एसेट्स में या फिक्स्ड एसेट्स आ गए, क्लियर हो गया। तो उनके जो नॉन करेंट एसेट्स है, अच्छा नॉन करेंट एसेट्स में या फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ गए, तो हम लोग पढ़े हैं ना वेरिफिकेशन वाले चैप्टर में, है ना, सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ ना, लैंड एंड बिल्डिंग का कैसे वेरिफिकेशन होता है, फिर और भी फिक्स्ड एसेट्स है तो उसका कैसे वेरिफिकेशन होता है, प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी होगा ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, उसका प्लांट एंड मशीनरी का जो वेरिफिकेशन है वो बुक में लिखा हुआ है ना वेरिफिकेशन चैप्टर में, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो एक तो नॉन करेंट एसेट्स में वो सब आ गया जो आता है हमारा, जो तो फिक्स्ड एसेट्स वाले फॉर्म में हो। इसके अलावा बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे कौन सा एसेट होता है, एक नॉन करेंट एसेट्स का हो गया और एक करेंट एसेट, वेरी गुड, करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स आप लोग पढ़े होंगे, करेंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, वेरी गुड, और स्टॉक, वेरी गुड, है ना। तो जो भी है शॉर्ट फॉर्म में CIT CSO बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, आप देखिएगा उसका शॉर्ट फॉर्म बना के, तो CIT CSO लास्ट में चला, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बताइए आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, पता होना चाहिए ना, नहीं तो ऑडिट किसका, मेनली तो उसको ही देखना आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो जो मेरा आइटम्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और
और क्या देखना चाहिए, बैलेंस शीट का देख के जाना चाहिए फॉर्मेट कि किसके अंदर क्या क्या आइटम होता है। तो ऑलरेडी आप लोग लर्न किए होंगे ना, सेमेस्टर 4 में लर्न किए होंगे कॉर्पोरेट में, इससे पहले 11 12 में पढ़े ही हैं, पढ़े हैं ना। आपको क्या करना है, उसको एक बार देख लेना, देखिए कितना हेल्प करेगा। एसेट साइड का आपको करना है तो पता तो होना चाहिए एसेट्स में होता क्या है। ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, देखिए कॉमन सेंस का बात है कि जिनको इसके अंदर क्या आता है वही नहीं पता, वो कैसे करेंगे फिर ऑडिट, क्योंकि आपको उन आइटम्स के बारे में लिखना होगा ना जो इनके अंदर आते हैं। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है? तो ये चीज आप लिख लीजिए कि आपको क्या चीज का फॉर्मेट लेके जाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या आता है, और बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ कुछ नोट करते रहिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट या कुछ हम बोल रहे हैं, है ना। हो सकता है आपको सब पॉइंट याद ना रहे, ठीक है, तो लिखते भी चलिए। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर ध्यान हम देंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में भी हम लोग थोड़ा लिख लेंगे। मीनिंग बता देंगे ना क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंपनी, जिसमें क्या है मेनली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चर कैसे होता है, रॉ मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल को भी ऑडिट होगा ना, ओमनी कितना था, इस बार हम कितना परचेज किए हैं, वेस्टेज कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, ये सब चेक करेंगे ना ऑडिटर, पिछले साल से कंपैरिजन भी करेंगे। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? yes. इसके अलावा फिर देखिए नेक्स्ट में है मेन प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एंड रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। खत्म कर लिए, तो हम लोग कर लिए ना अपॉइंटमेंट। तो क्या करिएगा, ये इस चैप्टर का यूनिट 2 का हम आपको बोले थे जो अपॉइंटमेंट का है, जो ऑडिटर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो नोट्स वाला भेजे, ठीक है, तो उसका सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 139 है ना। तो इसी तरह जो सेक्शंस, कुछ सेक्शन है जो आपको क्लास में बोलते थे कि इसका सेक्शन कर लीजिएगा, इसका सेक्शन कर लीजिएगा, तो वो जरूर करिएगा जिसका हम बोलते, वो क्या होगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कहीं कहीं पे सेक्शन भी डालना है हमको, ठीक है। कुछ चीज पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है इसका ये सेक्शन। आप क्या कर सकते हैं, कंपनीज लॉ वाला आपको भेजा है ना, कंपनीज एक्ट वाला पीडीएफ, आप क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ को खोल के जो ऑडिटर वाला जो सेक्शन है देखिएगा लाइन से, है ना, 139, 40, 41 कुछ सेक्शन आप कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में कोड करने में आसानी होगा। और नोट्स में भी लिखा हुआ है, जो नोट्स आपको भेजा होगा, जहाँ ना मिले जरूर आप वो एक्ट वाले में लाइन से सेक्शन है, तो जो भी सिलेबस में आपका है पोर्शन वो उससे क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो नोट दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस याद करिए, आपको हमने बुक से भी हाथ में पढ़ा थे, वहां पे टिक करवा दिए थे, है ना। कि प्रिंसिपल्स क्या है, क्या बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आप ले लीजिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो वहां प्रिंसिपल्स है वो, ठीक है। तो अभी भी कुछ डिस्कस कर रहे, तो क्लास में नहीं भी उस समय, तो जो अभी डिस्कस हो रहा है कम से कम उसको आप लिख लीजिए, नहीं तो कहाँ ढूंढिएगा आपको ही नहीं पता चलेगा कहाँ ढूंढिएगा, ठीक है। फिर व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सीएसआर तो हमने डिस्कस कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी से लिख सकते हैं। और बुक में आपका जैसे हम वहां पे हम लोग भी टिक किए होंगे जब पढ़ा रहे थे, क्या फीचर्स आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, तो बुक से लिख लीजिए फीचर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? ये इस ईयर का बंद करें अब, किसी को कुछ और पूछना है इसमें? नहीं, ठीक। आगे 18 to 21 वाला, 18 to 21 में देखिए हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, कैसे आप हॉस्पिटल को ऑडिट करेंगे। कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए ऑडिट ऑफ एनपीओ लिखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, आप बताइए नॉन एनपीओ अगर है कोई, तो आप लोग पढ़े हैं इवन 11th में पढ़े थे, 12th में पढ़े हैं, इसके बाद शायद पार्ट सेमेस्टर वाले ही पढ़े हैं। बताइए एनपीओ का ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको अगर पता ही नहीं है एनपीओ में बुक्स कौन सा मेंटेन होता है, कर पाएंगे ऑडिट? इसीलिए लिखना जरूरी है। अच्छा, हॉस्पिटल प्रॉफिट के लिए होता है? नो सर। एनपीओ के अंदर क्या क्या आएगा, लिख लीजिए कुछ एग्जांपल जो कि प्रॉफिट के लिए, हॉस्पिटल, कॉमा, और बताइए स्कूल्स, वेरी गुड, और वेरी गुड लिखिए, ठीक है।
ईटीसी लिख लीजिए। अच्छा, तो एनपीओ का आपको मतलब बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? एनपीओ का है तो बताइए मीनिंग हमको लिखना चाहिए कि नहीं? एनपीओ होता क्या है? लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनपीओ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए थोड़ा सा एनपीओ क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है वो आप पढ़िए। क्लास भी आता था ना इसके अंदर? ठीक है, जो मेंबर्स के लिए मेनली काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। कोई भी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट वाले के लिए तो हम लोग जान गए ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अभी कर ले तो सब कवर हो गया। दो ही तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, या तो प्रॉफिट या नॉन फॉर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई भी अब ऑडिट आपको बोल दे तो आप कर पाएंगे ना। तो इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? एनपीओ में बताइए, एनपीओ में आप लोग पढ़े क्या क्या आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? याद है कि नहीं को? क्या क्या आता था? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक बोल रहे हैं, वेरी गुड। इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और वेरी गुड। और बताइए जिनको ये अगर ये भूल गए होंगे तो वो नहीं लिख पाएगा, वो लिख देंगे गलती से बोल ना तो फिर गया। ठीक है, प्रॉफिट वाला प्रॉफिट वाले में क्या मिला था? इनकम है, एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? इसका भी फॉर्मेट एक बार देखना पड़ेगा ना आपको, शॉर्ट में हम बता देते हैं। रिसीट एंड पेमेंट क्या होगा? कैश बुक के जैसा होता है ना। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसके जैसा होता है? प्रॉफिट है। और बैलेंस शीट इनका अलग बनता है ना। जनरल फंड या कैपिटल फंड के नाम से यहाँ पे रहता है ना, और स्पेसिफिक कोई फंड है तो उसका नाम रहता है स्पेसिफिक डोनेशन। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? तो इनका जो फॉर्मेट है ये वाला, इस फॉर्मेट में नहीं बनता, इनका तो सिंपल फॉर्मेट रहता है ना। क्लियर हो गया? कंपनी के लिए ना अलग फॉर्मेट है, कंपनी में ना बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको देखना है। देखिए कितना फायदा है, अगर ये देख लिया और ये देख लिए तो सारा ऑर्गेनाइजेशन तो कवर ही हो गया। और एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो रहता है जिसका बैलेंस शीट हम लोग इस तरह से बना देते हैं, एक लायबिलिटी कैपिटल और मेरा एसेट्स, है ना। तो एक बार हमको क्या करना चाहिए? फॉर्मेट। अब बताइए हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, तो जैसे हम लोग डिस्कस किए ऑडिट, किसी का भी अगर कोई संस्थान का ऑडिट आ जाए तो हमको क्या क्या चीज के बारे में डिस्कस करना होगा? इनकम के बारे में डिस्कस करना होगा ना, करना होगा कि नहीं? देखिए आप क्या क्या डिस्कस करना होगा। एक तो ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इनकम्स के बारे में, इनकम का क्या क्या सोर्सेस है। बताइए हॉस्पिटल में क्या क्या सोर्स है? फीस देते हैं ना, पहले तो एंट्री में फीस देते हैं, है ना। फिर और क्या क्या, अगर मेडिकल वहां पे है, मेडिकल ये दवाई स्टोर भी है तो वहां से भी इनकम आएगा। अच्छा, एक्सरे ये सब होगा, जो भी उसका भी पैसा मिलता है वहां से भी आएगा। तो जो आप लोग नॉर्मल सेंस में देखे हुए हैं, मतलब कॉमन सेंस में जब हॉस्पिटल आप जाते हैं तो आप देखते हैं ना कहाँ पैसा हमको देना पड़ रहा है, उसका हम लोग देखेंगे कि ठीक से रिकॉर्ड्स है कि नहीं, वाउचर्स है कि नहीं, है ना। उसको वेरीफाई करेंगे कि जितना इनकम है वो जो मेरा वाउचर्स में दिखा रहा है कि नहीं, पूरा तो है ना सब चीज। तो अलग अलग इनकम कहाँ से आता है उसके बारे में लिखना होगा। उसी तरह खर्चा कहाँ होगा, साफ सफाई में भी तो खर्चा होगा, दवा खरीदने के लिए तो खर्च होगा, स्टेशनरी का जरूरत तो है ना, और है कि नहीं, सैलरी दे रहे कि नहीं, और भी जितना भी खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका उसका, सबके बारे में जो हम लोग जानते हैं हम लोग। अच्छा, आपको तुरंत ना भी पता चले तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक बार सर्च करके भी देख सकते हैं कैसे होगा ऑडिट हॉस्पिटल। ठीक है, समझ में आया? तो सर्च करके भी आप देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा रफ नॉलेज मिल जाए। ठीक है, कि क्या क्या हम देख सकते हैं। तो इनकम का, एक्सपेंसेस का, कहाँ से हमको लॉस या गेन्स होता है उसके बारे में लिख देंगे। मतलब क्या कवर कर रहे हैं? देखिए ध्यान से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कवर कर रहे हैं ना, यही सब होता है ना प्रॉफिट लॉस में, कहाँ से आया कहाँ गया। क्लियर हो गया? और एसेट्स और लायबिलिटीज किसमें होता है? बैलेंस शीट। समझ में आ गया? क्या है ये? एनपीओ है, तो एनपीओ के बारे में इस तरह से हमको लिखना होगा। अच्छा, जो हम जानते हैं कि अगर मेरे को फायदा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? याद है आपको? सरप्लस। वेरी गुड, सरप्लस। और अगर मेरे को घाटा हो गया
गया तो 56, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट ही आपको मार्क्स दिलाएगा, और जो नहीं जान रहे वो क्या करेगा, वही पैरा पैरा में लिखेंगे कि वैसा ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन पॉइंट ही नहीं लिखेंगे, वो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो थोड़ा सा ही अगर मेहनत आप करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा आपको कि क्या क्या है, बेसिक समझ देखिए। क्लियर हो गया। अब आएगा स्कूल कॉलेज देख लीजिएगा। स्कूल कॉलेज में कहाँ था, फीस आया, बैंक में पैसा जमा किए हुए इंटरेस्ट आया, तो जो भी मेरे को लगता है कि कहाँ कहाँ से इनकम आता है, यहाँ पार्किंग का नहीं लगता, कहीं पार्किंग का लगता है फीस, है ना, एनुअल फीस या मंथली फीस उसका। कैंटीन चल रहा है तो कैंटीन वाले भी तो पेमेंट करते होंगे ना कॉलेज को, मिल रहा है कि नहीं, सही समय पे मिला है कि नहीं मिला तो क्या वजह है जो नहीं मिला। क्लियर हो गया। मतलब हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि ऑडिट तो प्रैक्टिकल चीज है ना, उसमें फिक्स आंसर ऐसे ऐसे नहीं होगा ऐसे, ठीक है। आप खुद भी सोच के उसको लिख सकते हैं। अच्छा, आप पढ़ के भी जा सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप खुद सोच के भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से मेहनत करना चाहिए, देखना चाहिए सर्च करके भी, जिससे आपको स्पेसिफिक आंसर भी पता चले कि ये आंसर कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में पता चले। अच्छा, आपके कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं है एक्स्ट्रा, जैसे जिम यहाँ नहीं है ना, किसी और कॉलेज में जिम है, जैसे रांची वाले में है, तो वहां पे तो उसका भी फीस मिलता होगा कि नहीं, तो उसके लिए इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा आपको सर्च भी करना है, खुद भी। क्लियर हो गया। बढ़े आगे देखिए, अकाउंटिंग इज ए नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। हो चुका है ना, कर लिया हम लोग, बुक से किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट भी बोले आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है, कंपनी के अंदर चल रहा है और मैंडेटरी है, तो वो लोग करवाते हैं, तो अगर अपने से ही अगर अपॉइंट करके अपने लिए करवा रहे हैं देखने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इंटरनल ऑडिट हम लोग किए हैं ना, जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है उसमें, है ना, ठीक है। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट वाला भी, उसमें भी एक डिटेल में भी थोड़ा है, तो वहां से भी आप देखिए। आपको हम पहले ही बोले जितना भी डिफरेंसेस है सब इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंसेस आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको हम बोले थे कि डिफरेंसेस आप जरूर देखिएगा। तो लर्न करने का बहुत जरूरत नहीं है, कम से कम दो पॉइंट आप कम से कम समझ के रखिए कि मीनिंग क्या होता है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैंडेटरी है, कंपनी को तो जरूरी है ना ऑडिट करवाना। क्लियर हो गया। तो उसके बारे में जिनके ऊपर भी लागू होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, हम लोग किए ही है। तो डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। आप देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफरेंस के फॉर्म में, तो फिर से कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, ये वाला ना। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बताएंगे, इसमें ऑडिट के बारे में बता देंगे ना, ऑडिट क्या होता है, और इसमें आप लिख सकते हैं ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका बैकग्राउंड, है ना। इंट्रोडक्शन में उसमें आप जरूर लिखिए। अच्छा, आप फीचर्स लिख सकते हैं ऑडिट का इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट और इसको आप डिफरेंस इंटरनल ऑडिट के बारे में डेफिनेशन या लिख दीजिए, मीनिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट का, और फिर क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस इसका लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में क्या करेंगे, ऑडिट के बारे में थोड़ा बता देंगे, और इंटरनल और इसमें क्या मेन डिफरेंस है। क्लियर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़िए। ऑडिट प्रोग्राम एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आपको जब पढ़ा रहे थे बुक से, बुक में ही हम बोलते थे वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ, लेकिन बुक में था ना, तो हम बोले थे उसको भी, तो उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जो इसमें डायरेक्ट ना पूछे, इंट्रोडक्शन में तब यूज कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, तो आपको फायदा है अगर आप ठीक से पढ़ के गए हैं। क्लियर हो गया। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, देखिए अब ये आपको ना अकाउंट का क्वेश्चन दे दिया गया है, डिफरेंस क्या होता है रिजर्व्स और प्रोविजन। याद करिए कब पढ़े थे आप, ये 11th में पढ़े थे आप, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, फिर शायद सेमेस्टर 1 में ही पढ़े। अब इसमें दे दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में, अच्छा हम शॉर्ट में बता देते हैं। रिजर्व्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो हम लोग कुछ पार्ट रख लेते हैं, फ्यूचर में कोई दिक्कत आता है या किसी खर्चा के लिए अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने, ठीक है। प्रोविजन क्या होता है, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, है ना, कि ये वाला लायबिलिटी अगर उठेगा तो हम पहले ही से कुछ पोर्शन रख लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट होना जरूरी है, लॉस में भी है तो भी क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना, ये सब बना के रखते हैं ना। तो प्रॉफिट हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
ये क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन रिजर्व क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है तो ही हम क्या बनाते हैं, रिजर्व। ये नॉर्मल रूल्स है। क्लियर हो गया? अलग अलग एग्जांपल्स और ये आप जरूर देखिएगा, तो आपके पास 11th वाला बुक होगा या नेट से आप देखिए। क्लियर हो गया? 11th वाला एनसीईआरटी बुक से भी आप देख सकते हैं। कितना पॉइंट करना चाहिए, देखिए एक ये ना एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये छोटा क्वेश्चन है एक्चुअली में, लेकिन किस में दे दिया गया आपको, 15 मार्क्स में दे दिया गया है। समझ में आया? तो आपको कितना, जैसे 8-10 पॉइंट आप लिखे, लेकिन इंट्रोडक्शन इसका भी यूज करना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पॉइंट्स थोड़ा, ये जो आ चुका है क्वेश्चन उसका पॉइंट्स आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिए कंटीजेंट लायबिलिटीज। अच्छा सॉरी, ये तो शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स में आता है ये सब, तो हम यहाँ पे ना डायरेक्ट पीछे पलट। अच्छा एक बार, वाउचिंग लिखा हुआ है, वाउचिंग इज द बैकबोन, क्वेश्चन नंबर 6, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये बुक में आपका हम बात करवाए थे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बोले थे कि ये क्वेश्चन क्या बोले थे, आप समझ लो कि ये आ ही गया, इस तरह का क्वेश्चन है ये, है ना, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। वाउचिंग को क्यों बोला जाता है बैकबोन बताएं, ठीक है, तो ये हम लोग क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं किसका पार्ट है, वाउचिंग का ही पार्ट है। एंट्री सही है कि नहीं कहाँ से देखते हैं, वाउचिंग से, है ना, वाउचर के हिसाब से उसी ईयर का तो है ना एंट्री, अमाउंट तो ठीक है ना, स्वीकृत तो था ना, है ना, वाउचर सही तो है ना, अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है ना। ठीक है, तो ये सब जो अलग अलग वाउचिंग वाला हम लोग डिस्कस किए थे, और बुक से भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए पॉइंट्स, तो ये हो गया। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, डिफरेंस इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक है। तो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। और शॉर्ट नोट से इन्वेस्टिगेशन में देखिए, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन लिखा हो, तो इन्वेस्टिगेशन वाला ये आपका कौन से चैप्टर में था, बुक में मार्क करवाए थे ना, चैप्टर नंबर 2। अच्छा, जिनको अगर मान लो बुक में ना भी मिले, आप सर्च जरूर कर लेना जो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, वहां पे अपॉइंट किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, है ना, कि ये पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का, आप देखो। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन, तो एक्सपर्ट मेनली अपॉइंट होते हैं। ठीक है, जिस पर्टिकुलर चीज का इन्वेस्टिगेशन आप लोग बुक से जरूर देखिएगा इसको, या सर ऑडिट रिपोर्ट है, फिर शॉर्ट नोट में ये तो हो जाएगा। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस डिस्कस कर ही लिए, इसके बाद शॉर्ट नोट्स में है तो 7-8 पॉइंट आप कर लीजिएगा। कंटीजेंट लायबिलिटीज भी हम लोग मार्क कर लिए थे, वाउचिंग में भी था और वेरिफिकेशन में भी था। और हम क्या बोले थे, कहाँ से इसका इंट्रोडक्शन, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में मेनली कहाँ लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन चैप्टर में। तो आपने लिखवा दिए थे ना कि इसका पहले कहाँ पे देखिए आप, वेरिफिकेशन में, वाउचिंग वाले में ही लिखवा दिए। ठीक है, तो वाउचिंग में भी है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में पूरा पॉइंट वाइज है। फिर व्हाट इज वाउचिंग, हो गया, क्लियर हो गया ये वाला भी। आइए लास्ट ईयर है 17 to 21। देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या है, ऑडिट करने से पहले किन बातों का ध्यान किया जाता है, किए ना ऑडिट प्लानिंग हम लोग, किए ना, वही है। आप नोट्स में यही पॉइंट आपका हेडिंग भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पॉइंट ऑडिट प्लानिंग या कौन कौन सा पॉइंट रखते हैं माइंड में ऑडिट करने से पहले। ऑडिटिंग के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ऑडिटिंग के बारे में बताना है, उसका इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस हो जाएगा, है ना, राइट और ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग तो डायरेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन हो जाएगा, बुक में है ना, मार्क भी कर लिए थे हम लोग, कर लिए, ड्यूटीज भी है, ड्यूटीज भी हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखिए गवर्न ये तो कर लिए, कैसे इवॉल्व हुआ ये आपको कहां से बोले थे, बुक का इंट्रोडक्शन से पढ़ने, है ना। आपको हम क्या बोले हुए हैं, चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो जरूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसी से बेसिक्स पता चलता है। ठीक है, पढ़िएगा उसको, ऐसा नहीं कि नहीं बस कर लेते, बेसिक्स पता होगा तो आप समझ पाते हैं किसी चीज को अच्छे से, तब आप उसके बारे में लिख भी पाते हैं।
और प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल फिर से आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। सीएसआर और सीएसआर के बारे में लिखना है और कंपनीज एक्ट में, तो ये आपको नोट्स में ही भेजा हुआ है, भेजे हुए हैं, ठीक है। और बुक से क्या बोले थे, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है जो बुक से भी आपको करना है। लगभग हमको लगता है 4 पॉइंट बुक से इसी तरह कुछ टिक करवा देते कि ये भी करिए। अच्छा, सीएसआर के लिए अलग से सर्च करने बोले थे, शेड्यूल 7 बोले थे ना, कौन कौन सा काम कर सकते हैं, और उसमें बोलते क्या, कोई भी 5 एग्जांपल वहां से देख लीजिए और उसको आप मेंशन करिएगा। सीएसआर का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर 15 मार्क्स में आता है तो उसको आप जरूर लिखिएगा। वो क्या होगा, प्रैक्टिकल आंसर बन जाएगा तब आपका, क्या क्या काम कर सकते। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है शेड्यूल 7 के बारे में, वो सर्च करके ही आपको एग्जांपल में अपना देना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर और इन दोनों के बारे में कंपनी एक्ट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा हर साल लगभग ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। सीएसआर और कंपनीज एक्ट में क्या प्रावधान है इसके लिए, उसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनीज एक्ट में क्या प्रावधान है, दोनों का नोट भेजा गया है और हम लोग डिस्कस की डिटेल में किए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए बोले थे बुक में रेफर करना है, कुछ कुछ पॉइंट भी टिक करवा दिए थे। तो जो लोग आते हैं उनको पता है कौन कौन सा पॉइंट टिक है, तो आप जरूर देखिए। लास्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिजनेस एथिक्स। तो इसका आप बोले थे शॉर्ट नोट्स कर ले रहे, है ना। और एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम लोग किए हैं, जो नोट्स आपको सेंड किया गया है। प्रोस्पेक्टस, देखिए प्रोस्पेक्टस पूछ दिया गया आपको, ये भी हम लोग कॉर्पोरेट लॉ में पढ़े थे प्रोस्पेक्टस। थोड़ा सा आपको फिर से अपना नोट्स खोलने का जरूरत पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है और क्या टाइप्स है उसके बारे में लिख देंगे हम लोग, और लास्ट में ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी क्या है वो बता देंगे। देखिए ऑडिट का ना क्वेश्चन पेपर है, तो बताइए जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जो भी चेक करेंगे, उनको आपको रिलेट करके बताना होगा ना ऑडिट से क्या संबंध है इसका। कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे प्रोविजंस और रिजर्व्स का ही था क्वेश्चन, तो हमको उसको भी ऑडिट से करना होगा ना कनेक्ट। कैसे करते हो कनेक्ट इसमें, पहले तो लिख देते प्रोविजन रिजर्व के बारे में, फिर क्या कनेक्ट करते, ऑडिटर को ये चेक करना है, उनको चेक करना है क्या कि जो प्रोविजन बनाया गया है वो ठीक बनाया गया है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं बना लिया गया है या कम तो नहीं। कैसे जानेंगे, पिछले साल को देख के, या जो रूल है उस संस्थान के लिए उस रूल के बारे में पढ़ के। क्लियर हो गया। जैसे बैंकिंग वाले में रूल है, आप याद करिए इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे अगर आपको याद होगा पीजीबीपी वाले चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ था कितना प्रोविजन बनेगा, वो रूल है बैंकिंग बैंक्स के लिए, है ना। तो मतलब जिनके लिए रूल्स स्पेसिफाइड है तो रूल से वेरीफाई करना होगा ना, कौन करेगा, ऑडिटर चेक करेंगे। क्लियर हो गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन में जैसे बिजनेस एथिक्स भी आ गया, तो आपको किसी भी तरह उसको ऑडिट से कैसे लिंक होता है वो आप जरूर देखिएगा, है ना। ऑडिटर क्या, ठीक है, जहां पे भी लग सके कि हाँ ऑडिट के बारे में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, कुछ ही पॉइंट्स लिखिए, 2 ही पॉइंट लिखिए, 3 ही पॉइंट लिखिए जरूर। ऑडिट से हमको उसको कनेक्ट करना होगा, या तो दूसरा चीज आपका एक ही चीज नहीं है, ये क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। तो अगर कोई चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे बिजनेस एथिक्स को तो ऑडिट से नहीं कनेक्ट करेंगे हम, कैसा वहां पे बर्ताव होता है बिजनेस में, ये किसका पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। समझ में आया क्या आपको नहीं? तो थोड़ा सा सोचना वही किससे कनेक्टेड है, आपको या तो कनेक्ट करना है किससे, ऑडिटिंग से, या किससे कनेक्ट करना है, कॉर्पोरेट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपका 2 है ना, एक्चुअली 2 सब्जेक्ट है इसमें, एक ऑडिटिंग और एक, समझ में आया? इसीलिए आप देखिएगा सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपके चैप्टर में सिलेबस में लिखा हुआ है ना। समझ में आ रहा है ना? या तो ऑडिट से कनेक्ट कर दीजिए, और अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट है तो किससे कनेक्ट करिए, कॉर्पोरेट। तो कैसे पता चलेगा किसका पार्ट है, पहला 3 यूनिट किसका है, ऑडिटिंग का, लास्ट का 2 यूनिट किसका है, गवर्नेंस। क्लियर हो गया? यूनिट 4 और 5 किसका है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और पहला 3 यूनिट किसका है, ऑडिटिंग। अब समझ में आ गया? देख लीजिए जो लोग नहीं है, पूरा क्लास नहीं किया, कम से कम लिख लीजिए थोड़ा। तो प्रोस्पेक्टस को तो ऑडिटिंग से लिंक कर देंगे हम। अच्छा, प्रोस्पेक्टस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी आप लिंक कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस में जो नियम लागू होता है कंपनीज एक्ट में, उसका पालन हुआ है कि नहीं। मैनेजमेंट को भी ये देखना है ना। क्लियर हो गया? और ऑडिटर का जो भी भूमिका है, जो भी ऑडिटर उसमें स्टेटमेंट
उसके बाद कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट कर लिया हम लोग। एरर्स ऑफ फ्रॉड भी हो चुका है। तो एरर ऑफ फ्रॉड आपकी बुक में हम टिक करवा दिए थे, तब ना टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, और इसको हम लोग डिस्कस भी किए थे क्लास में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रीवियस ईयर का, और इम्पोर्टेंट वाला जो सेट है वो तो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। इसके अलावा आप क्या करिएगा, कुछ पॉइंट्स थोड़ा आप दिमाग में रख सकते हैं पढ़ने के लिए। पहले क्या करिए, कोशिश जो नोट्स भेजा गया है आपको और जो वीडियो से आप नोट्स लिखते हैं, ठीक है, पहले उसको कवर आप करिए, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सिलेबस से। हो गया? इसके बाद ही आप क्या करिएगा, मेनली एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ही करिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि उतना काफी है, वो नहीं है काफी। आप देखें ना, क्वेश्चन अलग अलग दिया ना, क्या आता है एग्जाम में पता नहीं है। अभी क्या हुआ था इनकम टैक्स में, पता है आपको 6 क्वेश्चन आता है ग्रुप बी में, तो 4 करना होता है। उनको ना शायद 1 ही या 2 ही बस थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया, सब प्रैक्टिकल। लेकिन आपके साथ वो केस नहीं है, उनके साथ वैसा हो गया। तो आप एक चीज के भरोसे नहीं जा सकते, या ऐसे नहीं बोल सकते ये वेरी इंपॉर्टेंट बोला गया है क्लास में तो यही आएगा, हो सकता है ना आए। समझ में आया? बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, हम सब पढ़ लें। सब कैसे पढ़ेंगे? पहले लर्न मत करिए, पहले पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए, कोशिश करिए उसका मेन पॉइंट उसमें क्या बोला जा रहा है वो हम समझ लें। फिर कुछ पॉइंट उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप क्लियर हो गया, और फिर रिवीजन भी करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया अब हम लास्ट में एकदम पढ़ेंगे इसको, हो सकता है आप भूल जाए। तो एक बार फिर से उसी दिन के लास्ट में या अगले दिन सुबह या जैसे भी आप बनाते हैं, एक सेशन पढ़ते हैं और फिर अगले सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, जो भी आपको सूट करता है उस तरह से आप पढ़ें। ठीक है, इस तरह से ये आप कर सकते हैं, और पढ़िए जरूर। अब अगले लास्ट दिन के मेरे मत रहिए, नहीं है उतना टाइम आपके पास, ठीक है, तो पढ़िए। और पॉइंट्स में जैसे बार बार बोलते हैं, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। आंसर का नंबर जो है वो ठीक दीजिए, कुछ लोग नहीं लिखते सही। आपका नंबरिंग नहीं चलता है कि आप किस सीरियल में लिख रहे हो, क्वेश्चन में कौन सा नंबर है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहे हो तो आंसर 3 है, क्वेश्चन 3 का आंसर लिखना होगा आपको। समझ में आया? कुछ लोग यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, वो पहला आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन 1 ही लिख देते हैं, यहाँ आंसर 1 होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहे हैं 1, ठीक है, तो वो मैच नहीं। अच्छा, जब आपका फिनिश हो जाए तो आप जरूर मैच करिए इसको, जो क्वेश्चन नंबर है और जो आंसर नंबर है वो सेम है ये, ठीक है। गलती हुआ है, हमने काफी किया गलती, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और उसमें, ठीक है, कोशिश करिए नहीं हो, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको 15 मार्क्स का कोशिश करिए, मिनिमम 5 पेज आप मिनिमम छोड़िए, मैक्सिमम रखिए 5, ठीक है, मैक्सिमम 5। अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ा सा और लिख सकते हैं तो 5.5 से 6, ठीक है, मैक्सिमम का बोल रहे हैं, ठीक है। आपके पास टाइम बचे, आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कम से कम कितना लिखिए, कम से कम 3.5 पेज तो जरूरी, ठीक है, जरूर से लिखिए, कम से कम लिखना, लेकिन अच्छा आंसर 5। देखिए एक हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पॉइंट भी तो लिखते हैं, स्पेस तो छूटता ही है, डायग्राम चार्ट भी तो बनाइएगा ना, तो उसको कब लाइएगा यूज में, उसको फायदा के लिए लाइए बीच में। कोशिश करिए हर क्वेश्चन में 15 मार्क्स का जो है कोई ना कोई डायग्राम हम बना दें, मतलब रिलेटेड, ये नहीं पूछा कुछ और बना कुछ और। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखिए ध्यान से सुनिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया तो बना सकते हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़े ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी था ना, उसका एक चार्ट बना देंगे, आधा पेज उसमें चला गया। और बड़ा कोई चार्ट बनाइएगा, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट आ गया तो एक पेज में पूरा ले लीजिएगा ना, मतलब हमने भी यूज करिए कि हम कैसे प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए और मेरा लिखना भी हमको उतना ना पड़े, लेकिन लगे लिखा हो, है ना, लगना जरूरी है कि लिखा हो, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो
समझ में आ गया? Yes, sir. 5 मार्क्स का एक पेज लिखिए कम से कम, ठीक है? अच्छा, कंप्लीट आंसर लिखिए, कोशिश करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वहां, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो फिर आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।